नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कथाकार ममता कालिया जी की कहानी एक दिन अचानक। तो आइए सुनते हैं कहानी। बसंत को इस बार सिर्फ 3 हफ्ते का मौका मिला, लेकिन उसने रस रंग और गंध का 3 तरफा आंदोलन छेड़ दिया। मेडिकल कॉलेज के विस्तृत और विशाल कैंपस का कोई कोना नहीं छूटा उसके स्पर्श से। सामने बना बड़ा सा अस्पताल भी एक बार अपनी समस्त गंध दुर्गंध और विरूपता के साथ पराजित हो गया। ये बड़े बड़े झबरे डेलिया, साथ में नन्हे नन्हे नेस्टर्शियम, कैलेंड्यूला और सिनेरेरिया दिन भर धूम मचाए रहते, और शाम होते ही रात रानी राज रानी की तरह बौरा जाती। ऑफिस के सामने कतार में लगे गमले भी तरह तरह के फूलों से इतराते। ऐसी रंगों की बारात में सफेद रंग सिर्फ डॉक्टरों की कोट और दीवारों पर नजर आता। 3 हफ्ते खत्म होते न होते खुश्क हवाएं चल निकली। ठंड एक बार की कम हो गई। लोगों के बदन से गर्म कपड़े उतरने लगे। उसकी जगह धूप के चश्मों की बिक्री बढ़ गई। अखिल इसी टर्म में हाउस फिजिशियन बना था। उसके सामने कड़ी मेहनत का धूप पसीना था, पर वह पूरे जोश में था। उसे यह भी पता था कि अगला 1 साल उसका ग्रामीण क्षेत्र में बीतेगा, पर वह जानता था हर सफल डॉक्टर के पीछे इस तरह की मशक्कत का लंबा इतिहास रहता है। जब कभी माँ उसके घर आने के समय असमय पर टोकती, वह कहता, माँ तुम भगवान से यही मनाओ कि मैं इतना कामयाब हूं कि मुझे खाने पीने से ज्यादा मरीजों की फिक्र रहे। माँ बड़े गर्व से अखिल को देखती है। जब बड़ा बेटा अमल इंजीनियर बना था, वह कितनी बेचैन रहती थी कि अखिल पढ़ाई में न जाने कैसा निकलेगा। अखिल तब कहता, माँ तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं भैया से भी ज्यादा नाम कमाऊंगा। पहली ही बार में अखिल ने CPMT की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके आत्मविश्वास की हद यह थी कि उसने अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी। माँ बाप निश्चिंत हुए। अब 4 साल में अखिल डॉक्टर बन जाएगा और 6-7 साल में ऐसी प्रैक्टिस जम जाएगी कि वे 2 कमाऊ बेटों के माँ बाप के रूप में बेफिक्र जीवन जिएंगे। सब कुछ सोचे हुए नक्शे के मुताबिक चल रहा था। लेकिन उस दिन घर के गमलों में अचानक पतझड़ नजर आया। यकाएक कॉक्सकॉम के पौधे मुरझाकर लटक गए और शाम तक ऐसे सूख गए जैसे उन पर कभी बहार आई ही नहीं। उसी दोपहर की घटना है। अखिल 24 घंटे की ड्यूटी कर अस्पताल से आ रहा था कि आनंद भवन के सामने सड़क क्रॉस करते एक बच्चे को बचाने की खातिर उसने अपने स्कूटर को ब्रेक लगाया। तभी पीछे से आ रही जीप ने स्कूटर को ठोकर मारी। बच्चा तो बच निकला, पर अखिल धक्का खाकर आगे को गिरा। अगल बगल कुछ पोस्टरों की दुकानें थीं। अब दुकानदारों ने उसे गिरता देखा, पर यही समझा कि कुछ देर में स्वयं उठकर कपड़े झाड़ेगा और चला जाएगा। यह तो जब उसे पड़े हुए 2-4 मिनट हो गए, वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया, स्कूटर वाला मर गया, कोई है इसे उठाए। दुकानदार इतना तो पहचानते थे कि यह नौजवान डॉक्टर रोज सुबह शाम यहां से गुजरता है, पर उन्हें उसका नाम पता ठिकाने का कोई इल्म न था। कुछ मिनटों के उहापोह के बाद ये उसे सामने के एक नर्सिंग होम में डाल आए। जेब की तलाशी लेने पर जो कागज बरामद हुए, उसके आधार पर उसके घर खबर भेजी गई। पहले 2 दिन माता पिता ने डॉक्टरों के आश्वासनों पर बिताए। उसके बाद शहर के इलाज से उनका जी उखड़ गया। बेहोश अखिल की लखनऊ और दिल्ली में जांच कराई गई। हर जगह एक ही जवाब मिला, नर्व सेल दबने से डीप कोमा का केस है। ठीक होने में 10 दिन से 10 साल भी लग सकते हैं। बेहतर होगा इसे वापस ले जाएं और इंतजार करें। इस बीच मरीज को अकेला न छोड़ें, उससे बातचीत करें। चेतना कब वापस लौट आए कहा नहीं जा सकता। उस दिन तो पिता और मां कुछ संतुष्ट हुए। उन्हें लगा वे अपने इस सोए हुए बेटे को जगाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। वापसी के दिन प्रभावती ने मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया। हे राम जी,
जैसे आपने बब्बू को जीवन दान दिया, वैसे ही उसे सुध बुध भी देना। मेरे हाथ से कोई भी पुण्य कभी हुआ हो तो इसे लगे, यह अपने हाथ पैर से उठ खड़ा होए, भले ही मैं पड़ जाऊं। अभी पढ़ने की कौन कहे, बैठने की भी फुर्सत नहीं थी प्रभावती को। बब्बू की हालत में इतना सुधार होता था कि वह दिन में आंख खुली रखता, रात में नींद आने पर मूंद लेता। भूख लगती तो छोटे बच्चे की तरह आ आकर मचलता। खिचड़ी या दलिए का चम्मच मुंह से छुआने पर होंठ थोड़े खोल देता। चबाने और निगलने का जतन भी कर लेता, पर बहुत धीमे। अक्सर प्रभावती को एक कटोरी खिचड़ी खिलाने में 1 घंटा लग जाता। कभी उसे लगता बब्बू एक बार फिर 1.5 साल का बच्चा बन गया है, जिसका हर काम उसे करना है। लेकिन सुबह जब वह उसके चेहरे पर बेतरतीब उगी शेव देखती, उसका स्वप्न टूट जाता। बेटे को बेड पैन देने, शेव करने और स्वच्छ करने का काम जय कृष्ण जी ने संभाल लिया था। उसका बिस्तर बदलना, उसे करवट दिलाना और पीठ कमर में पाउडर मलना सब पिता के हिस्से के काम थे। ये सब वे बड़े नियम और एकाग्रता से करते। लेकिन 25 साल के बेटे की देह का वजन 57 साल के पिता से कई बार संभल न पाता। ऐसे में माँ बाप दोनों मिलकर हाँफते हुए उसके नीचे से मैली चादर निकालते और साफ चादर बिछाते। परिवार के लोग शुरू शुरू में नियमित आकर बेटे का हाल पूछते, लेकिन जब यथा स्थिति को 1 साल गुजर गया तो बेटे के दादी बाबा चाची चाचा सबका आना कम हो गया। जय कृष्ण और प्रभावती कहीं निकल न पाते। छोटी बहन के बेटे का विवाह हुआ तो प्रीति भोज में वे दोनों एक एक कर गए। आखिर अखिल को अकेले कैसे छोड़ा जाए। अखिल के साथी डॉक्टर कभी कभी वक्त मिलने पर आते। वह दिन घर में चहल पहल का होता। जय कृष्ण जी आवाज लगाते, सुनती हो, आज शुक्रवार है, बब्बू के दोस्त आएंगे। प्रभावती उमंग से रसोई में लगी रहती। उसे पता था अखिल को अपने दोस्तों से कितना लगाव था। वह ढेरों मठरियां और लड्डू बनाती। कई बार डॉक्टर संदीप, डॉक्टर विजय और आरती कहते, आज तो अखिल के चेहरे में बड़ी रौनक है, लगता है बस अभी खड़ा हो जाएगा। माँ बाप को लगता इन दोस्तों का मुंह मोतीचूर से भर दें। खास तौर पर आरती का आना तो उन्हें नौजीवन दे जाता। पढ़ाई के दिनों से ही अखिल और आरती की दोस्ती का उन्हें अंदाज था। वे मन ही मन यह मान चुके थे कि आरती एक दिन उनके घर की बहू बन सकती है। आरती जो कहती उसमें वे आस्था और भविष्य देखते। लेकिन साल बीतते न बीतते दोस्तों का आना कम हो गया। अब वे ग्रुप में न आकर अकेले अकेले आते और थोड़ी देर में ही उठ जाते। एक दिन आरती की शादी का कार्ड डॉक्टर संदीप ने उन्हें थमाया तो वे ठगे से रह गए। उस दिन उनसे खाना नहीं खाया गया। अंततः जयकृष्ण बोले, शायद यह ठीक ही हुआ। कोई कब तक राह देख सकता है किसी की। बब्बू तो लंबी नींद में है। सावित्री को अपनी तपस्या का फल साल भर बाद मिल गया था। प्रभावती ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं तो जाने सत्यवान की कौन गत होती। सबसे लंबी तपस्या तो हमारी तुम्हारी है प्रभा, जयकृष्ण ने कहा। कई बार जयकृष्ण थके मांदे घर लौटते तो देखते बब्बू ने बिस्तर गीला कर दिया है। प्रभावती गीले हिस्से पर तौलिया बिछाकर उनके इंतजार में रहती कि वे आए तो चादर बदलने में सहारा दें। तब बेटे की लाचारी और अपनी जिंदगी के कठिन कर्तव्य के प्रति जय कृष्ण में अपार कातरता और आत्मदया पैदा हो जाती। वे कह उठते, भगवान उठा ले मुझे, अब और नहीं झेला जाता। प्रभावती गीले कपड़े बटोर कर कहती, सोच समझकर बोला करो, तुम्हें या मुझे कुछ हो गया तो बब्बू किसके सहारे जिएगा। क्या पता यह कल उठ बैठे। सांस से आस है, आस से सांस। वह घंटों कपड़े धोती और दिन में कई बार बेटे के कमरे में पोंछा फेरती। अखिल के कमरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह रोगी कक्ष है। अंदर के कमरों में चीजें बेतरतीब पड़ी रहती, रसोई में बर्तन लुढ़के रहते, लेकिन अखिल का कमरा चमचमाता रहता। जय कृष्ण सुबह स्नान से पहले
बेटे के कमरे की एक एक चीज झाड़ते पोंछते और यथा स्थान रखते। उन्हें लगता पहले की तरह कभी भी बोल पड़ेगा, पापा, चीजें बिखेरने की आपकी बहुत गंदी आदत है। अब तो वे बेटे की डांट सुनने को तरस गए थे। पहले कई बार पिता पुत्र में नोक झोंक होती थी, माँ बेटे में भी। अखिल के दिमाग में सफाई का भूत था। उसे अपने मोहल्ले का जर्रा जर्रा प्रदूषित नजर आता, लेकिन माता पिता निजी मकान छोड़ने का विचार भी गवारा नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। माँ, तुम हरी धनिया धोने के बाद काटा करो, काटने के बाद धोने से उसके तत्व खत्म हो जाते हैं। माँ, हाथ धोकर पल्ले से ना पोंछा करो, रसोई में टॉवेल रखो। पापा, गली से खुली जलेबी मत लाया करो। पापा, मुंह ढककर क्यों सोते हो? अब जब छोटी छोटी बातों पर टोकने वाला बेटा मौन शैयाग्रस्त था, जयकृष्ण और प्रभावती ने अपनी मनमानी छोड़ उन सब बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था। इस साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जयकृष्ण रिटायर होने वाले थे। 31 दिसंबर को एक सादे समारोह में उन्हें दफ्तर के साथियों ने भावभीनी विदाई दी और स्मृति चिन्ह के रूप में एक व्हील चेयर। तिवारी ने उपहार देते हुए कहा, यह व्हील चेयर आपके लिए नहीं है। ईश्वर करे आप बहुत दिनों तक अपने पैरों पर खड़े रहें, पर शायद यह सामान आपको परिवार का बोझ ढोने लायक बनाए। जय कृष्ण का चेहरा आंसू आंसू हो आया। किसी तरह उन्होंने अपनी विह्वलता पर काबू पाया। साथियों से कहा, आपकी सहृदयता मेरी संचित निधि रहेगी। यह उपहार आप फुर्सत से कभी भिजवा दें। परिवार का बोझ सहने का मैं अभ्यस्त हो चला हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे जैसा कठिन भविष्य किसी को न मिले। माली, चौकीदार, चपरासी सबने उन्हें प्रणाम किया और गेट तक छोड़ने आए। घर पहुंचते पहुंचते जयकृष्ण थककर चूर हो गए। प्रभावती ने उनके हाथ से ऑफिस का थैला लिया, अपने आंचल से उनका ललाट पोंछा और कहा, आप थोड़ी देर आराम कर लो। बहुत काम कर लिया जीवन भर। बब्बू कैसा है? सो रहा है। तुम्हारे लिए हलवा बनाया था, उसे थोड़ा सा खिलाया, खुशी से खाया। सच, मेरी धोती खींचकर और भी मांगा। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। जयकृष्ण के मन में उम्मीद जगी कि बब्बू ठीक हो रहा है। अखिल को खिलाने के बाद प्रभावती उठी तो उनकी धोती का एक सिरा बब्बू के हाथ के नीचे दब गया। इसी से उन्हें लगा वह उनका आंचल खींच रहा है। ऐसी छोटी छोटी उम्मीदों से वे जीवन पाते थे। अमल ने घर पर फोन किया, पापा, अब दफ्तर का चक्कर नहीं रहा। अखिल को किसी अस्पताल में भर्ती कर आप और मम्मी मेरे पास आकर रहो। 2-4 महीने में फ्रेश हो जाओगे तो वापस चले जाना। इतने वर्षों में आप एक बार भी मेरे घर नहीं आए। जयकृष्ण ने कहा, यह तू क्या कह रहा है अमल? अस्पताल में जीते जागते मरीजों की दुर्गति हो जाती है, अखिल की कौन कहे। मैंने सुना है कोमा के मरीजों का तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता है। डॉक्टर अपने सारे एक्सपेरिमेंट उन पर करते हैं। पर आप अपनी भी तो सोचिए। अमल ने कहा, यह ड्यूटी कितने साल चलेगी बताना मुश्किल है। मुझे तो लगता है ये सब बब्बू के शरीर की हरकतों से, उसके मेरुदंड से होने वाली चेष्टाएं हैं। इनमें दिमाग के जागने का कोई रास्ता नहीं है। जयकृष्ण बिगड़ गए। तू इतनी दूर बैठे बैठे कैसे कह सकता है? अरे, वह खाना देखकर मुंह खोलता है, नींद आने पर आंख बंद करता है, तकलीफ होने पर कराहता है। ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। वैसे अस्पताल का आइडिया भी बुरा नहीं है। आपको कुछ आराम मिल जाएगा। आराम तो उसी दिन मिलेगा जब वह उठ खड़ा होगा। जयकृष्ण ने फोन रख दिया। ऐसा नहीं कि अस्पताल में अखिल की भर्ती के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। खुद अखिल के डॉक्टर दोस्तों ने शुरू में यह सलाह दी थी, पर उसके दादा और पड़ोस के लोगों की राय दूसरी थी। तिवारी ने किसी का किस्सा बताया कि कैसे बंबई में एक कोमा पेशेंट का गुर्दा निकालकर किसी और को लगा दिया गया था। पड़ोस के शैलेश गुप्ता की मां 16 दिन कोमा में रहकर चल बसी थी। उनका अनुभव भी यही था कि कोमा के मरीजों को अस्पताल में कबाड़े के सिवाय कुछ नहीं समझा जाता।
इन सब बातों से उन्होंने अस्पताल का विचार एकदम त्याग दिया था। जल्द ही घर का नया रूटीन बन गया। सवेरे उठकर टहलने जाना, बाद में दूध लेते हुए लौटना, अखबार पढ़ना, चाय पीना, फिर अखिल की देखभाल में जुट जाना। अखिल उन दिनों जीवन में संतान से ज्यादा भगवान होता जा रहा था। वह अपने बिस्तर पर निश्चल निद्रा में निमग्न रहता, पर माता पिता घर के हर काम में उसकी राय और इजाजत लेते रहते। वे अपनी हर गतिविधि से उसे सूचित रखते। बब्बू, मैं जरा डाकघर जा रहा हूं, 10 मिनट में आता हूं। बब्बू, आज सूखी सब्जी बना लें, तू खा लेगा? बब्बू, तेरे भाई की चिट्ठी आई है, तुझे ढेर सारा प्यार लिखा है। वे प्रत्युत्तर के मुखापेक्षी नहीं थे। उन्हें अच्छा लगता कि उनके सारे क्रियाकलाप देखने के लिए अखिल घर में मौजूद है। घर आए मेहमान उनके इस बब्बू पुराण में ऊबकर थोड़ी देर में चले जाते, पर उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। वे दुगनी तत्परता से अखिल से बातचीत करने में जुट जाते। इस बार डॉक्टर ने अखिल की जांच कर हताशा में सिर हिला दिया। इनकी हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आता। आंख के, हाथ के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं। यह बताइए, ये आप दोनों में से किसी को पहचानते हैं? हम कैसे बताएं डॉक्टर साहब? जब हम कमरे में आते हैं, यह बिटिर बिटिर देखता रहता है। कभी माँ या पापा जैसा कोई शब्द? प्रभावती को रोना आ गया। आंसू के बाद निकला आक्रोश। इतने दिनों से आप इंजेक्शन लगा रहे हो, दवा खिलाते हो, आप बताएं यह कब बोलेगा? हमसे न पूछो, बब्बू का रोया रोया हमसे बतियाता है। अचानक एक दिन बब्बू की आंखों का भाव बदल गया। उसने खाने के लिए मुंह खोलना बंद कर दिया। प्रभावती बौखला गई। सुनो जी, आज बब्बू का जी अच्छा नहीं। उस दिन पति पत्नी से भी कुछ खाया नहीं गया। दूसरे दिन बेटे के हलक में पानी भी अटकने लगा। डॉक्टर ने आकर ग्लूकोज सलाइन लगा दी। पति पत्नी रात भर बैठे नली से टपकते टप टप बूंदें देखते रहे। तीसरे दिन भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अचानक अखिल की बांह में ग्लूकोज जाना बंद हो गया। वह मुंदी आंखों से ही तीसरे दिन इस दुनिया से निःशब्द विदा हो गया। माता पिता का क्रंदन आसपास की दीवारें हिला गया। लोग इकट्ठा हुए, सांत्वना देने के उपक्रम हुए। सभी ने कहा, बड़ा कष्ट भोगा बेटे ने, समझो उसकी मुक्ति हुई। माता पिता ऐसी सांत्वना से तड़प उठे। यथार्थवादियों ने कहा, 2 साल से तो हम देख रहे हैं, ये बब्बू न मरे में न जिए में। आप दोनों को भी बड़ा बंधन रहा, सबको आजाद कर गया वह। जय कृष्ण और प्रभावती ने आग्नेय दृष्टि से लोगों को देखा। यह मौका नहीं था जवाब तलब का। शाम तक अमल भी आ गया। उसी के इंतजार में अंत्येष्टि का कार्य रोका गया था। शास्त्रानुसार सूर्यास्त के पश्चात दाह संस्कार नहीं होता, पर अमल समेत सभी संबंधियों ने कहा, विशेष परिस्थितियों में हर नियम का अपवाद भी होता है। बब्बू पहले ही बहुत झेल चुका है, अब उसे सदगति मिल जाए। अमल ने कहा, मां, अखिल ने पूरे 2.5 साल भोगा नरक। अरे नहीं, अभी कल ही तो पड़ा था बिस्तर में। सन 96 में डॉक्टरी पढ़कर हॉस्पिटल में लगा था। अगस्त में चोट लगी और अब यह 98 आ गया। पूरे 2.5 साल। हमें तो लगा हमने 4 दिन सेवा की। समस्त तैयारी के साथ घाट तक जाते जाते अंधेरा गहरा गया। अंधेरे का लाभ उठाकर कई लोग बीच में ही वापस चले गए। जय कृष्ण सब कुछ खत्म होने के बाद भी वहीं बालू में सिर झुकाए बैठे रहे। अमल ने पास आकर कहा, पापा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं घर जाऊं या आप चलोगे? जय कृष्ण जैसे नींद से जागे। घर पहुंचने पर वह बेटे के लंबे चौड़े कद के पीछे ऐसे दुबक गए जैसे कोई जघन्य अपराध करके लौटे हैं। प्रभावती विलाप कर उठी, हाय, घर कैसा खाली खाली लग रहा है, अब हम कैसे जिएंगे? अमल के मुंह से निकला, वह था तब भी तो चैन नहीं था आपको। यह तूने कैसे कही? प्रभावती ने कहा, एक बार फोन पर आप नहीं रो रही थी कि भांजी के विवाह में आप जा नहीं पाई, और पापा, आप भी तो कहते थे, बेटा, मुझसे उसका बोझ नहीं संभलता। बिल्कुल झूठ है यह, मैं सच बोल रहा हूं।
जयकृष्ण ने कहा, कभी कह दिया होगा, पर अपनी जान में तो हमने उसकी ठाकुर जी की तरह सेवा की। सर्दी गर्मी चौमासा, क्या मजाल जो कभी उसे भूखा प्यासा गीला गंदा रखा हो। अमल बोला, क्या फायदा हुआ, आप एक जिंदा लाश को ढोते रहे 2.5 साल। न वह आपको देख सकता था, न आप उसकी पीड़ा जान सकते थे। ही वॉज जस्ट अ कैबेज। जय कृष्ण ने कानों पर हाथ रख लिए। राम राम, अपने प्यारे भाई के लिए कैसी अधम भाषा बोल रहा है तू। तूने कैसे उसे कैबेज कह दिया। पता है, एमबीबीएस में उसकी 6ठी पोजीशन थी। एमडी के लिए वजीफा यूं ही नहीं मिला था। अमल ने अटक कर कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो कह रहा था कि चोट खाने के बाद 2.5 साल से वह आपके ऊपर बोझ ही था, कोई बोझ नहीं था। प्रभावती ने प्रतिवाद किया। वैसे अच्छा होता उसके जीवन काल में ही आप किसी जरूरतमंद को उसकी किडनी, दिल और आंखें दान में देते। इस तरह आपको 4-5 बेटे मिल जाते। प्रभावती तड़प गई। तूने खूब निभाया हिसाब। 1-2 बार डॉक्टर लोग भी हमारे पास यही सब समझाने आए थे। मैंने उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। चंडाल भी अपने पेट का जाया नहीं बेचते। हमेशा उल्टा बोलती हो। इसे बेचना नहीं, दान देना कहते हैं। यानी जीते में ही उसे मरा मान लेते। अरे, उसके सांस लेने से यह घर भरा भरा लगता था। कैसी रौनक थी उसकी। लेटा हुआ लगता था, अब बोला तब बोला। सच्ची कहूं तो तेरे से ज्यादा उसका आसरा था हमें। तू इतनी दूर बैठा है, अभी भी घर की बहू नहीं आई। रिजर्वेशन नहीं मिला मां, मैं तो हवाई जहाज से आ गया। पर मानता तू उसे नहीं था। हमारी तो वह संतान भी था, भगवान भी। कैसा बिटर बिटर ताकता रहता था। जरा सा मुंह पोंछ दो तो फूल की तरह खिल जाता। इन बातों का अब कोई लाभ नहीं है। मां, मुझे जल्दी वापस भी जाना है। सो तो हम जानते हैं, तेरा लक्ष्मण जैसा भैया चला गया, तेरी आंख तक गीली नहीं हुई। यही बताने हमें आया था, तो जा, हम समझेंगे हम निपूते ही रहे। प्रभावती ने आंचल में मुंह छुपा लिया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।